गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों और मेरे फ्रेंड्स। क्या हो रहा है भाई? आप लोग ठीक ठाक है ना? चलिए, आप लोग अच्छे ही होंगे। ईश्वर से प्रार्थना रहती है कि आप लोग जीवन में उन्नत करें। प्रातःकाल जिस तरह सूर्य निकलता है, ऐसे आप लोग भी विकास करें और हर काम नियमित रूप से करें। जीवन में आगे बढ़ते ही बढ़ते रहें और हमेशा सही मार्ग अपनाएं, जिससे विकास अच्छा होगा, आप उन्नत करेंगे। देखिए, हम लोग लगातार शिव एजुकेशन फील्ड के माध्यम से पढ़ रहे हैं, कई दिनों से पढ़ रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं कि असर्टिव सेंटेंस से इंट्रोड्यूस सेंटेंस बनाना। आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? महा रिवीजन। असर्टिव सेंटेंस से इंट्रोड्यूस सेंटेंस इन वन वीडियो। आज हम लोग पूरा जितने भी रूल्स हमने पढ़ाए थे, नियम पढ़े थे, जितने भी रूल्स होते हैं उन सबको हम लोग एक ही वीडियो में देखेंगे। बस हम लोग पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। तो कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अभ्यास आदमी को पूर्ण बनाता है। आप डरिए नहीं। आप भले कमजोर हो, कोई दिक्कत नहीं। आपको कुछ ना आता हो, कोई दिक्कत नहीं। बस कॉपी खोलिए, किताब खोलिए और पढ़िए। कम से कम पढ़िए, बैठिए 2 घंटे 1 घंटे बैठिए, आपको पढ़ाई आएगी। फिर ना आए तो बताइए। बिना कुछ करे कुछ मिलता नहीं है ना? इसलिए आप लोग मेहनत करिए, पढ़ते रहिए और शिव एजुकेशन फील्ड से जुड़े रहिए। और जो हमारा लक्ष्य है कि हम जुड़ेंगे और कम से कम 5 बच्चों को और जोड़ेंगे, जिससे और बच्चे पढ़ें और विकास हो और सभी लोग पढ़ें। क्योंकि सब लोग जब पढ़े लिखे होंगे तो समाज, घर, परिवार अच्छा बनेगा और हम लोग उन्नत करेंगे। ठीक है, देखिए समझते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। नंबर 1 हमने को बताया था कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। व्हाट इज असर्टिव सेंटेंस? असर्टिव सेंटेंस देखो, हमने वो बताया, इसका मतलब होता है विधि सूचक वाक्य। कौन सा वाक्य? विधि सूचक वाक्य या निश्चयात्मक वाक्य। तो आपको मैंने बताया था कि जिन वाक्यों में काम का होना या ना होना पाया जाए, या किसी के गुण अवगुण, स्थिति या संबंध के बारे में बताया जाए या ना बताया जाए, या जिसमें अफर्मेटिव वर्ड और नेगेटिव वर्ड दोनों दिए हों, उन्हें हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, जिन वाक्यों में काम का होना या ना होना पाया जाए, किसी के गुण अवगुण, स्थिति, संबंध के बारे में चाहे बताया जाए चाहे ना बताया जाए, चाहे उसमें आपके अफर्मेटिव वर्ड दिए हों। बताया हमने अफर्मेटिव वर्ड क्या होते हैं, जैसे ऑलवेज, ईवर, समवन, एनीवन, और चाहे नेगेटिव वर्ड दिए हों, जैसे आपका नॉट, नेवर, नथिंग, नोबडी, नन, नो वन, इस तरह का कुछ भी दिया हो तो उसे हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। और इन वाक्यों के लास्ट में क्या लगाते हैं? फुल स्टॉप। इसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में विराम चिन्ह। क्लियर ढंगना, क्योंकि पंक्चुएशन में ये सब चीजें आती हैं और अच्छे नंबर लाने के लिए आपको इंग्लिश के ग्रामर का पूरे नियम फॉलो करने पड़ेंगे। जहां कैलकुलेटर बनाना हो कैलकुलेटर बनाइए, जहां स्मॉल बनाना स्मॉल लगाइए, जहां कामा लगाना हो कामा लगाइए, जहां इन्वर्टेड कामा लगाना है वहां इन्वर्टेड लगाइए। इससे एग्जामिनर पेपर टाइम जब वो कॉपी चेक करे तो जिन्हें कहते हैं कि मैल ढूंढते रह जाओगे, है ना। इसी प्रकार जब एग्जामिनर तुम्हें कभी पढ़े तो कोई भी कमी वो फाड़ ना निकाल पावे।
तब उसे 100 में 100 नंबर देने ही पड़ेंगे। कैसे नहीं देगा? जब काम अच्छा हुआ तो नंबर क्यों नहीं अच्छे आएंगे? इसलिए आप लोग अच्छे पढ़िए, मन से पढ़िए और ज्ञान के लिए पढ़िए, क्योंकि पढ़ाई आगे आपके लाइफ में काम आएगी। ये नहीं कि आपने इंटर कर लिया और इंग्लिश में कुछ आपको आया नहीं, फायदा क्या रहा? आप कोशिश करिए कि आपको इंग्लिश, हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी आनी चाहिए। मतलब आपको ट्रांसलेट अच्छा आना चाहिए, तब तो आप इंग्लिश पढ़ गए, ठीक है। पास होना अलग बात है और ज्ञान होना अलग बात है। तो शिव एजुकेशन फील्ड जो चैनल है वो आपको ज्ञान देने की कोशिश कर रहा है। अब लेना या न लेना आपकी मर्जी है। कहते हैं सकल पदार्थ है जग माही, इस दुनिया में सब कुछ है, पर कर्महीन नर पावत नहीं। जो कर्महीन है, जो कर्म नहीं करना चाहते हैं, उनके लिए बेकार है। समुद्र है, समुद्र तो एक सा ही है, लेकिन कुछ लोग वहां टहलने जाते हैं, कुछ लोग सेल्फी लेने जाते हैं, कुछ लोग उसमें नहाते हैं और कुछ लोग गोताखोर उस समुद्र से हीरे निकाल लाते हैं, कुछ लोग अन्य बहुमूल्य चीज निकाल लेते हैं, कुछ लोग नई चीजें खोज करते हैं। तो समुद्र तो एक ही है, पर अपना अपना यूज, अपना अपना तकनीक। तो ज्ञान तो एक ही है, इंटर क्लास तो एक ही है, लेकिन कुछ बच्चे इंग्लिश टू हिंदी सीख जाते हैं और कुछ लोग सिर्फ पास हो पाते हैं। तो ये सब आप पर डिपेंड करता है। आप अपने भाग के खुद विधाता हैं, आपके हाथ में सब कुछ है। चाहे तो जीवन को बनाइए, चाहे तो बिगाड़िए, ठीक है। तो डरिए नहीं, आप कमजोर नहीं हैं, ये मेरी गारंटी है। कोई भी छात्र किसी से कमजोर नहीं होता है। हो सकता है उसके अंदर पावर अभी कम हो, अभी वो न सीख पा रहा हो, पर अगर कोशिश करेगा तो जरूर सीखेगा। पर जब कोशिश ही नहीं करेगा तो कहाँ सीखेगा? तो आप कोशिश करिए, कापी खोलिए, किताब खोलिए और लगातार पढ़िए। और शिव एजुकेशन फील्ड जो है आपको लगातार कोर्स दे रहा है, हर चीज दे रहा है, लगातार प्रश्वास आप पढ़ सकते हो, कक्षा 4 से लेकर इंटर तक, जैसी आपकी स्थिति हो। आप किस कक्षा में पढ़ते हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी स्थिति कैसी है। अगर स्थिति आपकी बहुत डाउन है, कक्षा 4 से लगातार कोर्स पढ़िए, क्रम बाय क्रम सब दिया जा रहा है आपको। अगर आपकी स्थिति और अच्छी है तो और आगे पढ़िए। जैसे आप भले कक्षा 8 में पढ़ते हो, पर यदि आपको अच्छा नॉलेज करना है तो आप 9th कोर्स पढ़िए, हाई स्कूल कोर्स पढ़िए, इंटर कोर्स पढ़िए, पर आगे बढ़िए, ठीक है। तो देखिए हम लोग कर रहे थे, तो असर्टिव सेंटेंस जो होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं विधि सूचक या वाक्य या निश्चयात्मक वाक्य, ठीक है। इनके लास्ट में हिंदी अंग्रेजी में फुल स्टॉप आता है इस तरह का, और अंग्रेजी में हिंदी में आता है इस तरह का, ठीक है। ये फुल स्टॉप रखना। ये दो प्रकार के वाक्य होते हैं, हमने बता चुके आपको। नंबर 1 होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, इसी के भाग हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। इसे हम लोग बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। नंबर 2 आपका होता है नेगेटिव सेंटेंस। नकारात्मक वाक्य। तो इनमें से कोई भी प्रकार दिया हो, कोई भी प्रकार हो, चाहे आपका अफर्मेटिव वाक्य हो, चाहे नेगेटिव सेंटेंस हो, आप इंट्रोड्यूस सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। सबके लिए नियम एक सा रहेगा, बस आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है। आइए, तो ये आपके हो गए असर्टिव सेंटेंस, क्लियर हो गया? ध्यान। अगला देखिए, अगला हमने आपको बताया था कि इंट्रोड्यूस सेंटेंस क्या होते हैं। हमने बताया था इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसे हम लोग बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। तो हम लोग पढ़ेंगे, नंबर 1 तो हमने पढ़ा कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोड्यूस सेंटेंस क्या होता है। तो इंट्रोड्यूस सेंटेंस माने क्या होता है भैया? प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य
तो आपको हमने बताया था जिसमें प्रश्न पूछा जाए या किसी के बारे में जानकारी प्राप्त की जाए, जैसे तुम्हारा क्या नाम है, तुम कहाँ रहते हो, तुम क्या खाते हो, तुम्हारी कक्षा में कितने बच्चे हैं, राम कब आएगा, राम क्यों रो रहा है, सुनील क्यों हंस रहा है, कुल मिला के जिनमें प्रश्न पूछा जाए या किसी के बारे में जानकारी प्राप्त की जाए या इंक्वायरी की जाए तो उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। और हमने बताया था आपको कि प्रश्नवाचक वाक्य दो भाग होते हैं। और देखिए, जिसमें प्रश्न पूछा जाए, इंक्वायरी की जाए, जानकारी प्राप्त की जाए या जिसमें क्वेश्चन वर्ड दिए हों, उन्हें हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। अब देखो क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं, आपको हमने लिखवा भी चुके कई बार। जैसे एक होता है वाट, WHAT, वाट माने क्या, वाई, WHY, वाई माने क्यों। एक होता है हु, WHO, हु माने कौन। एक होता है विच, WHICH, विच माने कौन सा, कौन सी, कौन से। हाउ माने होता है कैसे, HOW। हुज माने किसका, किसकी, किसके, संबंध के लिए लगाते हैं इसको, WHOSE। अगला होता है हुम, WHOM, हुम माने किसको, ये कर्म के रूप में आता है। अगला आता है हाउ मेनी, कितना, कितनी, कितने, संख्या के लिए आता है। अगला होता है आपका हाउ मच, कितना, कितनी, कितने, मात्रा के लिए आता है। अगला आपका आता है व्हेन, कब, ये समय के लिए आता है। अगला होता है वेयर, कहाँ, स्थान के लिए। ये आपके क्वेश्चन वर्ड्स हैं, इनका भी प्रयोग किया जाता है। क्लियर हो गया? अगर कहीं पर ये शब्द लिखे हो तो समझ जाइए कि ये सब कैसे हैं, इंट्रोडक्टिव वाक्य है। लेकिन और ध्यान की एक चीज, अगर इनका प्रयोग बीच में हो, कहां पे हो रहा है, बीच में, तो वो फिर हो जाते हैं कन्वेक्शन, फिर उन्हें हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। वो लोग बाद में पढ़ेंगे। अभी हम लोग देखना कि ये वाक्य अगर पहले दिए हैं और लास्ट में क्या लगा है, क्वेश्चन मार्क लगा है। ध्यान रखना, थोड़ा ध्यान, ये मत सोचिए कि अगर ये लगे तो क्वेश्चन मार्क हो गया। कभी कभी ये वाक्य पहले भी लिखे होते हैं, अभी हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। जैसे वेन माने होता है कब, और वेन माने जब भी होता है। अगर वेन के बाद साइक्रिया दी हो इसके बाद, तो उसकी अंग्रेजी हो जाएगी कब, और साइक्रिया ना दी हो तब हो जाएगी जब। जैसे वेयर माने कहाँ, क्वेश्चन वर्ड हो गया, और वेयर माने जहां। तो ये हम लोग बाद में विस्तार में पढ़ेंगे कि इनका वर्ड एक ही है। यानी ये यही तो देखना है आपको अंग्रेजी में कि वर्ड तो एक ही, कभी कभी नहीं, एक आदमी होता ना, कभी कभी वो पिता भी होता है, कभी कभी वो दामाद भी होता है, कभी कभी वो नाना भी होता है, कभी कभी वो प्रिंसिपल भी होता है। आदमी एक ही है ना, पर अकॉर्डिंग रिलेशन जहां वो होता है उसी अकॉर्डिंग वो शब्द बन जाता है। इसी प्रकार शब्द भी होता है। हम देखे कह रहे ये वाक्य, ये शब्द इंट्रोडक्शन में होते हैं, लेकिन नहीं, कभी कभी इनका प्रयोग असर्टिव सेंटेंस में भी होता है। कभी कभी ये कनेक्शन काम करते हैं, जोड़े काम करते हैं दो वाक्यों को, हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप डरिए नहीं, अभी हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन के रूम में इनको पढ़ रहे हैं, फिर जब आगे पढ़ेंगे तो बताएंगे। अंग्रेजी इतनी आसान नहीं है, हर शब्द को ध्यान से सुनो कि कौन सा शब्द कहाँ यूज होना है, तब आपके नंबर अच्छे आएंगे, है ना। तभी कठिन होती है, क्योंकि अंग्रेजी जो है एक एक वर्ड को समझना आपको। समझ, वेन माने कहाँ, वेन माने कब, समय के लिए, हाउ मच मात्रा के लिए, हाउ मैनी हो गया। चलिए, तो जहां पर क्वेश्चन वर्ड भी दिए हो या प्रश्न पूछा जाए या इंक्वायरी करी जाए, उसे हम लोग इंट्रोडक्टिव सेंटेंस कहते हैं। क्लियर हो गया? या ऐसे मान लीजिए प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। अब इनके अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा, चाहे वाक्य हिंदी वाला चाहे अंग्रेजी वाला, ये जरूर आएगा। ठीक, क्लियर हो गया? अब समझते हैं हम लोग। तो आपके जो इंट्रोडक्टिव सेंटेंस होते हैं ये भी होते हैं दो प्रकार के। नंबर एक समझिए, नंबर एक होता है हेल्पिंग वर्ब से शुरू, चाहे हेल्पिंग वर्ब, आपको हेल्पिंग वर्ब होती है दो, एक प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, एक होता है मॉडल हेल्पिंग वर्ब।
तो उनमें से कोई भी हो, चाहे कोई साइकिल आ जाए, जैसे आपका डू डज, इज एम आर, हैज हैव, हैज बीन और हैव बीन, डिड, वाज वर, हैड और हैड बीन, विल व शैल, विल बी, शैल बी, विल हैव, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। चाहे आपकी मॉडल वर्दी हो, कैन, कुड, शुड, मस्ट, मे, माइट, बिगेन टू, अबाउट टू, है ना, इतने, या वी के रूप जैसे इज एम आर, वाज वर, विल बी, शैल बी, मतलब कुछ भी दिया हो, कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो, कोई भी प्रयोग हो, उससे स्टार्ट होने वाला वाक्य, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य। हेल्पिंग वर्ब ऐसा लिख लीजिए, हेल्पिंग वर्ब प्लस मॉडल। हेल्पिंग वर्ब इसे बोलते हैं प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है भैया। दो होते हैं ना हेल्पिंग वर्ब, इसे बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। तो दो होती है, एक होती है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, या मॉडल हेल्पिंग वर्ब। मतलब कोई भी हो, चाहे प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब हो, चाहे मॉडल हेल्पिंग वर्ब हो, इनमें से कोई से वाक्य शुरू अगर होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्वेश्चन वर्ड वाले वाक्य बोलते हैं, ठीक है। अगर देखिए नंबर दो होता है क्वेश्चन वर्ड से, क्वेश्चन वर्ड्स से शुरू होने वाले वाक्य, शुरू होने क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य, ठीक भाई, जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो, क्लियर हो गया? तो ये दो वाक्य होते हैं, तो इन्हीं को हम क्रम बाय क्रम पढ़ेंगे। उसे हम पिछले वीडियो में विस्तार से पढ़ रहे हैं, आज सिर्फ रिवाइज हो रहा है ना। कम समय में पूरी चीज का रिवाइज करना, जीवन में रिवाइज जरूरी है। कोई चीज हो, पढ़ाई के लिए आपको रिवाइज, आपने पढ़ तो लिया है, कैसे उसको व्यवस्थित रखना है, उसके लिए अभ्यास जरूरी है, और अभ्यास ही हमें पूर्ण बनाता है। क्लियर हो गया? देखिए, तो हम लोग पढ़ते हैं, नंबर एक पढ़ते हैं हम लोग हेल्पिंग वर्ब की मदद से। देखिए, बट डरिए नहीं, बस आप जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए। आप कमजोर नहीं हैं, और दुनिया में अगर सम्मान चाहिए, इज्जत चाहिए, तो बस पढ़ाई करिए, ईमानदारी से पढ़ाई करिए। वो हथियार जिससे आप कुछ भी बन सकते हैं, डीएम, एसडीएम, बड़े बड़े अधिकारी, किसी कंपनी के मैनेजर, आप कुछ भी बन सकते हैं, बस पढ़ाई के दम पर, अपने ज्ञान के दम पर। जो आपको ज्ञान हो, जो आपके अंदर क्षमता हो, उसको जगाइए और आप पढ़ने का प्रयास करिए। अभी से आप कमजोर नहीं हैं, बस जागिए, आकर्षण से बचिए, अपने आप को आकर्षण चीजों से बचाइए। बस सिर्फ अपनी पूरी एनर्जी को सिर्फ पढ़ाई में लगाइए, अपने पूरे पावर को इकट्ठा करिए अभी कुछ समय के लिए, मुश्किल से 5-6 साल, और मेरी गारंटी है एक दिन आप वो सूर्य बनेंगे, वो प्रकाश बनेंगे जो सबको प्रकाश देंगे, सबको ज्ञान देंगे, सबको आप एडवाइस करेंगे। बस आप मन से पढ़ते रहिए, आप कमजोर नहीं हैं, बस आप पढ़िए, ठीक है। चलिए देखते हैं लोग। नंबर एक, हेल्पिंग वर्ब से, हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब से, इसे आप लोग सिर्फ मॉडल से बोल सकते हैं, ठीक है भैया, या मॉडल वर्ब से शुरू। आपको मैंने बताया था, नियम नंबर बताया था आपको कि कोई भी साइक्रिया दी हो, कोई भी साइक्रिया हो, या कोई भी मॉडल वर्ब ले आओ, उसको उठा लाओ पहले, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, बाकी पूरा वही। क्या हो जाएगा आपका? सबसे पहले अपनी ले आइए हेल्पिंग वर्ब, जहां कहीं भी लगी हो, हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब लगी हो,
फिर ले आइए एक सब्जेक्ट, फिर आपका ऑब्जेक्ट, सॉरी हाँ, सबसे पहले आपका आएगा हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, फिर करता आएगा मतलब सब्जेक्ट आएगा, फिर क्या आएगा मेन वर्ब आएगा मतलब मुख्य क्रिया, फिर क्या आपका आएगा, फिर आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट, और फिर आपका आ जाएगा अदर जो बचे शेष लास्ट में, और लास्ट में क्या आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। अगर एक साइकिल दी हो तो, या एक मॉडल दी हो, कोई भी हो, कैन हो, कैन को पहले ले आइए और लास्ट में क्वेश्चन लगाइए, ठीक है। नंबर 2 देखिए, अगर दो हेल्पिंग वर्ब हो, क्या हेल्पिंग वर्ब दो, तो क्या हो जाएगा, पहले में आएगा HB मतलब एक हेल्पिंग वर्ब, फिर आपका सब्जेक्ट यस, फिर आपका MB मेन वर्ब, नहीं सॉरी, अगर दो हेल्पिंग वर्ब है तो सबसे पहले HB मतलब हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब, फिर आपका मेन वर्ब MB, फिर आपका ऑब्जेक्ट OB, फिर आपका OT अदर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अगर दो हेल्पिंग वर्ब हो, चाहे दो यूज हो, ठीक है। अगर एक होती है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, फिर बाद में नहीं आएगी। अगर दो है तो एक हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले, एक बाद में, ठीक है। अगर तीन हो तो सबसे पहले HB मतलब हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस HB प्लस HB, HB मतलब हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट में करता, HB सक्रिया फिर सक्रिया प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस OT, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। OT मतलब अदर, ठीक है, ये लिखा है ऊपर, लिखा अदर। OB मतलब ऑब्जेक्ट, कोई दिक्कत। तो देखिए, अगर तीन सहायक क्रिया हो, क्या हो, तीन हो, तो क्या हो जाएगा, दो के लिए था, ये एक ही अलग ठीक है, ये ठीक, ये दो के लिए हो गया, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, ठीक है। अगर तीन हो तो क्या हो जाएगी, तो हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब और प्लस हेल्पिंग, यहाँ पे होगा, सॉरी ऊपर गलत हो गया था, ठीक है, यहाँ पे दो आएगी, प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस OT, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। कहने मतलब ये हुआ, चाहे सक्रिया एक हो, चाहे दो हो, चाहे तीन हो, सिर्फ आप कर्ता के पहले एक को उठा के लाएंगे बस, अरे बाकी एक पूरा वही रहेगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो नियम क्या हुआ, अब इसकी पहचान क्या होगी, मतलब कैसे पढ़ेंगे, इसकी हिंदी होती है क्या, मतलब इसका जो हिंदी यहाँ पे अर्थ निकलेगा वो निकलेगा क्या से, ठीक है। देखिए जाए, क्या मीरा स्कूल जा रही है, तो इज पहले आ जाएगा, इज मीरा गोइंग टू स्कूल। क्या तुमने खाना खा लिया है, तो हैव यू ईटन द फूड, मतलब कहने मतलब ये हुआ, जब भी कभी हेल्पिंग वर्ब वाक्य पहले दियो तो उसकी हिंदी हो जाती है क्या, या इसका उल्टा मान लीजिए, अगर जब भी कोई वाक्य क्या से शुरू हो, मतलब क्या वाक्य पहले दिया हो, तो जब उसका हम ट्रांसलेट करेंगे तो जो भी सक्रिया हो या अगर कोई मॉडल वर्ब हो तो उसको पहले ले आएंगे, ठीक है, उसकी हिंदी हो जाएगी क्या, और फिर सब्जेक्ट, फिर आंसर करेंगे, क्लियर हो गया। देखिए, तो अगर सक्रिया एक दी हो तो ये वाला रूल लगाएंगे, दो दी हो तो ये लगाएंगे, तीन दी हो तो ये दी हो, ठीक है। अगला देखिए, अगला हम समझते हैं, मान लो नंबर 4, कोई सक्रिया न दी हो, सक्रिया दी ना हो तो क्या होगा, अगर सक्रिया ना दी हो और मेन वर्ब में क्या लगा हो, मेन वर्ब प्लस यस या ई लगा हो, मान लो क्या लगा हो, यस या ई, तो क्या करेंगे आप लोग, तो आप डज ले आएंगे, पहले से तो पहले लाएंगे डज,
डज प्लस सब्जेक्ट प्लस डज धन सब्जेक्ट धन सब्जेक्ट धन मेन वर्ब सक्रिया कर्ता मुख्य क्रिया प्लस कर्म मतलब ऑब्जेक्ट प्लस अदर और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अगर वाक्य में कोई सक्रिया ना दी हो लेकिन मुख्य क्रिया में क्या लगाओ, यस या इज लगाओ, तो वाक्य पहले डल लगाएंगे क्योंकि वो टेस्ट हो जाता है प्रेजेंट इंडिपेंडेंस। तो डज पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट में करता आएगा, फिर मेन वर्ब आएगा मतलब मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आएगा। ठीक है ना, यस और यस हटा देंगे, यस और यस हटा देंगे। आपको बताया था हमने कि जब हम डू या डल लगाते जब हम डल लगाते हैं तो यस और यस को हटा देते हैं, तो मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा इस तरह का। अगला देखिए, मान लो नियम नंबर 5, मान लो सक्रिया नहीं दी और क्या लगा है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया। क्या दिया भैया, केवल फर्स्ट फॉर्म दिया है, ना कोई सक्रिया दी है और ना कोई अन्य फॉर्म दिया, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म दिया है। तो क्या हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा डू, फिर वही नियम हो जाएगा, डू के बाद सब्जेक्ट, फिर आपका मेन वर्ब एमबी, फिर आपका ओबी ऑब्जेक्ट, और फिर आपका ओटी अदर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, डू पहले आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, मान लो अगर वाक्य में कोई सक्रिया नहीं दी है लेकिन क्या दिया है, मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म दिया है। अगर आपको अभ्यास चाहिए तो आप किताबों के माध्यम से या हमारे जो विस्तार वाले वीडियो हैं उन्हें आप विस्तार दे सकते हैं। फिर भी कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट कर सकते हैं और कोई जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। डरने जरूरत नहीं है। सीयू एजुकेशन फील्ड 7 दिन 24 घंटे आपके साथ ऑनलाइन उपलब्ध है, आप उससे पढ़ सकते हैं। और कोई समस्या है तो आप 924 आप हमें कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। देखिए, तो मेन वर्ब का फर्स्ट थर्ड सेकंड दिया हो, क्या दिया हो, सेकंड। तो क्या नियम हो जाएगा, यदि वाक्य में कोई सक्रिया ना दी हो लेकिन मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म दिया, तो क्या करेंगे, पहले सबसे पहले आएगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ध्यान समझना, यहाँ पे सेकेंड फॉर्म होगा लेकिन आप फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। जो नियम होता है जहाँ पे डिड होता है वहां फर्स्ट फॉर्म होता है, और जब डिड नहीं लगाते हैं तो वहां सेकेंड फॉर्म आता है। क्लियर हो गया। अगला देखिए, तो डिड सब्जेक्ट मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म धन ऑब्जेक्ट धन अदर जो बचे और धन क्वेश्चन मार्क। तो इस नियम से आप लोग मान रख सकते हैं और उन्हें आप रिवाइज कर सकते हैं। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार आप लोग बनाएंगे, किसे बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे। ठीक है, फिर समझिए एक बार हम लोग फिर रिवाइज कर लेते हैं। अगर वाक्य में एक सक्रिया दी हो तो उसको वाक्य पहले ले आएंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, अगर 2 दी हो तो एक को पहले लाएंगे, कहते हैं पहले, और दूसरी जहां लिखी हुई लिख देंगे वहां पे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर 3 हो तो भी एक को पहले लाएंगे और 2 वही बनी रहेंगी। अगर वाक्य में कोई सक्रिया न दी हो और मुख्य क्रिया में क्या लगाओ, यस या इस लगाओ, क्या लगाओ, यस और इस लगाओ। तो जहां पे सक्रिया होती है वहां लगाते हैं हम लोग डज, बाकी आपका रूल्स वही रहेगा। अगर मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म दिया हो और कोई सक्रिया न दी हो तो पहले आ जाएगा डू, बाकी पूरा रूल्स आपका वही है। अगर सेकेंड फॉर्म दिया हो तो डिड पहले आ जाएगा, फिर वही सब्जेक्ट मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये थे सक्रिया से शुरू होने वाले असर्टिव से इंट्रोड्यूस सेंटेंस बनाना। अब हम लोग क्वेश्चन वर्ड से बनाएंगे। वैसे मोस्टली पेपर में ऐसे ही आपको हल करने होते हैं और कभी कभी क्वेश्चन वर्ड भी दे देते हो और कह देते हैं कि आप इनसे बनाइए।
तो देखते हैं लोग, का एक फॉर्मूला यही होता है, क्या होता है, बिल्कुल सेम यही होता है। बस क्या करना है, इसके पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लगा देना, जो भी दिया जाए पेपर में आपको, वहां दिया जाए वहां लगा दो। क्या होगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर वही हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मतलब अगर 3 हो तो, मान लो अगर एक ही है तो यहां पे आ जाएगी और यहां पे नहीं आएगी, ठीक है। अगर 2 है तो क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा, जो भी क्वेश्चन वर्ड दिया है क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर एक हेल्पिंग वर्ब, फिर आपका मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर, ठीक है। ओ बी मतलब ऑब्जेक्ट, ओ टी मतलब अदर, मतलब दूसरे जो बचे से। आइए लग गया। अगर मान लो 3 हेल्पिंग वर्ब हो तो जो ऊपर था, तो फिर सबसे पहले वही नियम, क्वेश्चन वर्ड, बस क्वेश्चन वर्ड पढ़ लेना है, ठीक है। देखिए जो अभी ऊपर आपको नियम पढ़ा ना, जस्ट सेम यही नियम है, बस क्वेश्चन वर्ड जो आपको है वो लगा देना पहले, बाकी पूरा वही नियम, ठीक है। चलिए अब देखिए, हमने बताया कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिन्हें प्रश्न पूछे जाते हैं। कभी कभी आई मी वी अवर दिया होता है तो उनको हम लोग बदल देते हैं कभी कभी। जैसे आई को कहता है, प्रश्न पूछेगा यू व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, तो आप उत्तर देंगे सर माई नेम इज, मेरा नाम ये। ऐसे आप लोग हल करेंगे, तो यू योर यू, ठीक है, इस तरह का। फर्स्ट पर्सन आई माई मी वी अवर अस होता है, सेकंड पर्सन आपका यू योर यू होता है, और थर्ड पर्सन ही हिज हिम, ये आता है लड़कों के लिए, कोई लड़का हो, राम श्याम मोहन सोहन, तो वहां पे ही हिज हिम रूप आएगा, और सी हर हर ये लड़कियों के लिए आता है, चाहे सी लिखा हो चाहे लिखा हो सीता गीता मोहिनी सोहिनी, इस तरह का। और इट आता है नीतू के लिए, इट इट्स इट, और दे डियर देम ये आता है बहुवचन के लिए, ठीक है। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन कहां पे क्या आता है, देखिए समझे, जहां पे क्या बीच में लिखा हो, क्या बीच में लिखा हो, तो उसके लिए क्या करते हैं, लगाते हैं वाट। जब भी कभी क्या पहले लिखा हो तो उसके पहले लगाते हैं वाट, या कभी कभी कोई कर्म पूछा जाए तो वहां पर भी लगाते हैं वाट। वाई जब कोई कारण हो, वाई माने होता है क्यों, हु माने कौन, कर्ता के रूप में, विच माने कौन सा, कौन सी, कौन से, निर्जु के लिए, यानी हु आता है सजु के लिए और विच आता है निर्जु के लिए। लेकिन ध्यान रखिए, अगर इनके बाद नाउन दिया जाए, जैसे कौन सा लड़का, तो वहां पे विच बॉय आएगा, हु बॉय नहीं आएगा, क्योंकि कभी भी एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रहती हैं। उसी प्रकार एक साथ कभी 2 सजू नहीं आ पाएंगे, जैसे हु माने सजू जाएगा और बॉय सजू जाएगा, तो वहां पे विच बॉय आ जाएगा। कौन सी लड़की, विच बॉय, विच गर्ल, ठीक है ना। देखिए तो विच मतलब कौन सा, कौन सी, कौन से, हाउ माने कैसे, है ना। आप कैसे, आप प्रसन्न है या दुखी है, किसी की हालत जानने के लिए। हुज किसका, किसकी, किसके, किसी के संबंध के लिए। आपको हमने कल बताया था कि जब हम हुज लगाते हैं तो आप उसका जो संबंध होता है वो हटा देते हैं, जब हु लगाएंगे तो कर्ता हटा देते हैं, ठीक है। ऐसे हु माने किसको, जब हुम से बनाते हैं तो जो कर्म होगा ना उस कर्म को हटा देंगे। हाउ मच, सॉरी हाउ मैनी, कितना, कितनी, कितने, संख्या के लिए। तो जब हाउ मैनी कभी लगाएंगे हम बनाएंगे पशु, तो जो संख्या होगी ना कितनी, तो उन्हें हटा देंगे। भाई अगर आपको विस्तार से पढ़ना है तो हमारा जो बैक वाला वीडियो आप लोग देख सकते हैं विस्तार से। हाउ मच के लिए मात्रा लगा देते हैं, ठीक है, मात्रा के लिए आता है। कितना, कितनी, कितनी कोई मात्रा हो, जैसे चीनी है, दूध है, पानी है, जिनको हम गिन नहीं सकते हैं। हाउ मैनी आता है काउंटेबल में, जिन्हें हम गिन सकते हैं, और हाउ मच आता है अनकाउंटेबल, जिन्हें हम गिन नहीं सकते हैं।
आपको आपने बताया था कि ये दो शब्द ऐसे हैं, इनके तुरंत बाद सक्रिया नहीं आती है। इनके तुरंत बाद जिसके बारे में पूछा वो लगाते हैं। जैसे हाउ मेनी बॉयज आर देयर, तब सक्रिया आएगी। हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन योर क्लास, तुम्हारी कक्षा में कितने लड़के हैं। हाउ मच शुगर डू यू वांट, तुम्हें कितनी चीनी चाहिए या तुम कितनी चीनी चाहते हो। और जितने भी क्वेश्चन वर्ड हैं उनके तुरंत बाद सक्रिया आती है, पर ये दो शब्द ऐसे इनके बाद तुरंत क्या आता है, जिसके बारे में पूछा जाता है वो आता है। ठीक है, वेन तब, समय के लिए कोई, जब भी कभी हम वेन लगाएंगे तो वहां पे क्या करेंगे, समय वाला पॉइंट हटा देंगे, और वेयर जब कोई स्थान हो तो वहां पे वेयर आता है। ठीक है, वेयर के लिए स्थान हटा देते हैं। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका जस्ट उल्टा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, अभी हम लोग क्या पढ़ा, अभी हम लोगों ने पढ़ा था असर्टिव सेंटेंस से इंट्रोडक्टिव सेंटेंस बनाना। अब इसका जस्ट हम उल्टा पढ़ेंगे, उल्टे नियम हो जाएंगे जस्ट इसके। तो हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्टिव सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस बनाना। ठीक है, तो आप डरिए नहीं, आप कमजोर नहीं हैं, बस कॉपी को खोलिए, पेन को उठाइए और लिखिए और अभ्यास करते रहिए। आप किसी मायने में कमजोर नहीं, लेकिन आकर्षण से बचिए भाई। किसी को देखकर, किसी के आकर्षण में फंसकर अपना लाइफ खराब करना, ये आपकी मूर्खता है। अगर ऊंचे पहुंचना है तो छोटे मोटे आकर्षण को बचाना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, तब हम टॉप पे पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो आप डरिए नहीं, आप कमजोर नहीं हैं। इसलिए पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, कमेंट करते रहिए, और आपसे निवेदन कि आप लोग कम से कम 5 लोगों को जोड़ें, जिससे सभी लोग पढ़ सके, देश का विकास हो, हम सबका विकास हो। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक से फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।